नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज काफ़ी टाइम बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो से आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैरिज को प्रिडिक्ट करने का एक्चुअल सीक्रेट क्या है। होता कुछ ऐसे है कि हमारे एक स्टूडेंट जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज़ किया हुआ था और पहले भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज अटेंड किए थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल करा और बोला कि सात्विक, हमने हर एक टेक्निक यूज़ कर ली। हर एक टेक्निक मतलब बृहस्पति का ट्रांजिट चंद्रकला नाड़ी का, जो कि ये कहता है कि शुक्र की नवमांश राशि या शुक्र की नवमांश राशि की त्रिकोण राशि पे बृहस्पति का गोचर शादी देगा। नंबर 2, दूसरा गोचर भृगु नाड़ी और चंद्रकला नाड़ी और अंशा नाड़ी में जो कॉमन मिलेगा कि आपकी 7th हाउस का स्वामी आप देखें कौन सा प्लैनेट है लगन कुंडली में, और वो D9 कुंडली में किस राशि में बैठा है। तो बृहस्पति जब उस राशि में ट्रांजिट करेंगे तब मैरिज होगी, या उसकी त्रिकोण राशियों में गोचर करेंगे तब मैरिज होगी। तो शुक्र या 7th लॉर्ड की नवमांश राशि या उसकी त्रिकोण राशि में गुरु का गोचर शादी देगा। हमने ये टेक्निक पढ़ी, लगाई, कुछ कुंडलियों में फिट बैठी, कुछ कुंडलियों में गलत हुई। फिर हमने SK मेहता जी का डेट ऑफ मैरिज वाला फॉर्मूला पढ़ा, तो ये डेट ऑफ मैरिज वाला फॉर्मूला तो फिट हो जाता है चार्ट्स की मैरिज डेट में, लेकिन कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो कैसे पता लगाए कौन से कॉम्बिनेशन में काम करेगा, कौन से में नहीं करेगा। फिर हमने अष्टक वर्ग, भिन्न अष्टक वर्ग का मेथड पढ़ा, शुक्र के भिन्न अष्टक वर्ग का, उसके हिसाब से भी टाइमिंग ऑफ मैरिज निकाली। वो भी कुछ केसेस में मैच हुई, कुछ केसेस में मैच नहीं हुई। फिर हमने विवाह सहम पॉइंट पढ़ा, विवाह सहम पॉइंट की दोनों कैलकुलेशंस पढ़ी। दोनों कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ कुंडलियों पे वो भी मैच हुआ, कुछ कुंडलियों में वो मैच नहीं हुआ। फिर हमने दशा रूल लगाए, नवमांश कुंडली के 7th लॉर्ड की दशा देखी, नवमांश कुंडली के लग्नेश की दशा देखी। कुछ कुंडलियों में मैच हुआ, कुछ कुंडलियों में मैच नहीं हुआ। फिर मैंने जो कोर्सेज में उनको कुछ प्राइवेट एक पॉइंट्स बताए हुए थे, स्पेशल पॉइंट्स बताए थे, तो वो स्पेशल पॉइंट्स का भी हमने यूज़ करा। उस पे भी हमने ट्रांजिट्स देखे, तो कुछ चार्ट्स में मैच हुआ, कुछ में मैच नहीं हुआ। फिर हमने जेमिनी ज्योतिष की चर दशा ट्राई करी, श्री KN राव जी की चर दशा ट्राई करी, और दरा कारका नवमांश वाले प्लैनेट की राशि और उससे 7th राशि की दशा, उसमें मैरिज का देखा, तो कुछ कुंडलियों में अप्लाई हुआ, कुछ में नहीं हुआ। फिर हमने उपद लगन की 3 कैलकुलेशंस पढ़ी, क्योंकि मैं उपद लगन को कैलकुलेट करने की ऑलमोस्ट 4 या 5 कैलकुलेशंस जानता हूं। वो 4 या 5 मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता जरूर हूं, लेकिन उसमें से एक या दो ही, मतलब एक ही ऐसी है जो रिलायबल है, जिसको आपको यूज करना है, लेकिन वो किसी को पता नहीं है अभी तक। तो उपद लगन की हमने कैलकुलेशन पढ़ी, उसके बेस में भी चर दशा अप्लाई करी। तो कुछ केसेस में टाइमिंग ऑफ मैरिज निकला, कुछ केसेस में नहीं निकला। तो इन नटशेल मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये कहा कि जितनी भी टेक्निक्स थी ज्योतिष में, चाहे आपका भृगु चक्र पद्धति हो, चाहे आपका तिथि प्रवेश हो, हर चीज अप्लाई कर दी, लेकिन मैरिज का कंसिस्टेंसी हमें नहीं मिला, प्रेडिक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं मिला। हाँ, अप्लाई होती है, बट काफी कुंडलियों में अप्लाई नहीं होती है। तो इसका क्या सीक्रेट है? देखिए, तो मैंने सीक्रेट को समझाने के लिए उनको एक टेक्निक बताई जो मैं किसी भी स्टूडेंट को कहता हूं कि आप सबसे स्टार्टिंग में पढ़ें। बेसिकली आपको पढ़ना क्या है? देखिए, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम बहुत सी टेक्निक्स ज्योतिष की पढ़ लेते हैं, लेकिन हम योग नहीं पढ़ते। अब योग, कौन से योग नहीं पढ़ते? तो योग, मैं यहाँ पे कोई गज केसरी योग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे आपके जो दूसरा पंच महापुरुष राजयोग हो गए उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुंडली के नेचुरल योग की बात कर रहा हूं। अब पहली चीज, हम कभी भी कुंडली में ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि इस जातक की मैरिज अर्ली मैरिज कैटेगरी में है कि लेट मैरिज कैटेगरी में है। यह इस कुंडली में मैरिज का डिनायल है, हम देखते ही नहीं है। सीधा दशा ट्रांजिट लगाया, फिर कुछ जगह काम करेगा, कुछ जगह काम नहीं करेगा।
सिमिलरली ये सिर्फ मैरिज में नहीं है, ये आपके करियर में भी है। हम कभी भी कुंडली में ये आइडेंटिफाई ही नहीं करते हैं कि जातक को करियर में अर्ली सक्सेस है कि लेट सक्सेस है। सीधा दशा ट्रांजिट लगाई, प्रेडिक्शन करी, कुछ कुंडलियों में अप्लाई हुई, कुछ कुंडलियों में अप्लाई नहीं हुई। सिमिलरली आयु की बात होती है तो लॉन्जेविटी कैलकुलेशन हम करते नहीं हैं, और कुछ खराब ट्रांजिट्स के बेस में क्लाइंट्स को डरा दिया जाता है कि ये आपके लिए बहुत डेडली होगा, लेकिन लॉन्जेविटी कैलकुलेशन, आयु की कैलकुलेशन हमें पता नहीं है कि इसकी आयु कितनी है। तो हमेशा ध्यान रखें, लॉन्जेविटी कैलकुलेशन पहले देखें कि इसका अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन कितना है। जब वो लाइफ स्पैन आएगा तभी मारक दशाएं कुछ खराब मारक इवेंट देगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। अर्ली मैरिज है कि लेट मैरिज है, अगर कुंडली में लेट मैरिज है तो जितनी मर्जी बार गुरु शुक्र पे गोचर करे, सैटर्न वीनस पे गोचर करे, जुपिटर सेवेंथ लॉर्ड की नवमांश पे गोचर करे, आपके सेवेंथ लॉर्ड की दशा हो, आपके नवमांश के सेवेंथ लॉर्ड की दशा हो, कुछ काम नहीं करेगा अगर कुंडली में लेट मैरिज का योग है। जब वो एज क्रॉस हो जाएगी तभी ये दशा ट्रांजिट काम करेंगे। सिमिलरली कुंडली में लेट सक्सेस का योग है तो जितनी मर्जी बार 10th लॉर्ड की दशा आ जाए, 9th लॉर्ड की दशा आ जाए, बृहस्पति शनि पे गोचर कर जाए, ये कोई भी दशा गोचर काम नहीं करेगा उसको जॉब देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। क्यों? क्योंकि कुंडली में योग ही लेट करियर का है। अब पहला काम, अब सबसे मेन, अब मैं इस वीडियो में करियर और बाकी चीजों पे तो डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ मैरिज पे डिस्कस करते हुए आपको लेट और अर्ली मैरिज का क्राइटेरिया बता देता हूं। देखिए, श्री के.एन. राव जी इज अ वेरी ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर। मैंने रिसेंटली देखा कुछ लोग श्री के.एन. राव जी को चैलेंज करते हैं कि उन्होंने क्या करा है। अनफॉर्चुनेटली एक किताब से ज्यादा आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो ज्योतिष सीखने का एक सही तरीका यह है कि जिस जातक के पास अच्छी प्रेडिक्टिव एबिलिटी है या जो अच्छी ज्योतिष जानता है और प्रेडिक्शन करना जानता है, आप उसके साथ बैठो और ये देखो कि वो प्रेडिक्शन कर कैसे रहा है, वो टेक्निक्स को अप्लाई कैसे कर रहा है। वहां से आप ज्योतिष सीखोगे, ना कि आप लेक्चर से ज्योतिष सीखोगे। तो के.एन. राव जी ने काफी आर्टिकल्स लिखे हैं, अपनी बुक्स में काफी ऐसे हॉरोस्कोप्स एनालाइज करे हैं जहां पे उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन का रीजनिंग दिया है। जब आप के.एन. राव जी की प्रेडिक्शन की रीजनिंग पढ़ोगे, आपको रियलाइज होगा राव साहब को हर एक चीज की नॉलेज है। अब इसका ये मतलब नहीं है वो अपनी हर जगह हर एक चीज को डिस्कस या पढ़ाने बैठेंगे, लेकिन उनको नॉलेज हर चीज की है। मैं उनकी एक बुक पढ़ रहा था, ही वॉज एनालाइजिंग वन चार्ट, तो उन्होंने ये भी मेंशन करा कि डिग्रीज का यूज कैसे करना है ट्रांजिट में, लगन डिग्री का यूज कैसे करना है ट्रांजिट में। ही वॉज गिविंग सम प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन के लॉजिक में ही वॉज गिविंग द लॉजिक कि उन्होंने क्यों ये प्रेडिक्शन करा। तो ही वॉज यूजिंग द लगन डिग्री ऑल्सो, ट्रांजिट की प्लैनेट की डिग्री ऑल्सो, ही वॉज यूजिंग डिविजनल चार्ट्स ऑल्सो। तो जब आप उस चीज को पढ़ते हो आपको रियलाइज होता है कि राव साहब को तो हर एक चीज में मास्टरी है, ट्रांजिट्स में मास्टरी है, दशा में मास्टरी है, कंडीशनल दशाज में मास्टरी है, उनको जेमिनी ज्योतिष में मास्टरी है। तो राव साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। आज आपको राव साहब की एक बेस्ट टेक्निक बताऊंगा। ये जो टेक्निक राव साहब ने पब्लिश करी थी अपनी रिसर्च में, ये टेक्निक की तारीफ श्री के.सी. सक्सेना जी ने करी। के.सी. सक्सेना द ग्रेटेस्ट भृगु एस्ट्रोलॉजर ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने इस टेक्निक की तारीफ करी। टेक्निक क्या है? तो राव साहब ने 2 मैरिज की कैटेगरीज ली, वैसे तो 3 ली, अर्ली मैरिज, नॉर्मल आइडियल मैरिज एंड लेट मैरिज। अर्ली मैरिज की क्या कॉम्बिनेशन राव साहब ने बताया वो जान लें। अगर आपके लगन और सप्तम घर में सिर्फ शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रह यानी शुक्र, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, लगन और सप्तम घर में सिर्फ शुभ ग्रहों का प्रभाव है, इन सप्तम घर के स्वामी में शुभ ग्रहों का प्रभाव है, कुंडली में शुक्र वक्री नहीं है, कुंडली में शुभ ग्रह वक्री नहीं है, कुंडली में शुक्र या 7th लॉर्ड मृत्यु भाग में नहीं है,
कुंडली में शुक्र या 7th हाउस पाप कर्तरी योग में नहीं है तो जातक की अर्ली मैरिज होगी। आज की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से अर्ली मैरिज मतलब 24-25 वी कैन कंसिडर। 24-25 में भी बहुत कम लोग शादी करते हैं लेकिन हम मान सकते हैं। तो आपके लगन और सप्तम में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, सप्तमेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, कोई पाप ग्रह का प्रभाव ना हो और कोई भी शुभ ग्रह वक्री ना हो, शुक्र वक्री ना हो, ना शुक्र मृत्यु भाग डिग्री में हो, ना शुक्र पाप कर्तरी योग में हो, ना सप्तम घर पाप कर्तरी योग में हो, तो आपका जो मैरिज रहेगा अर्ली मैरिज कैटेगरी होना चाहिए। जेमिनी ज्योतिष जो जानते हैं, अब उनको मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन उपद लगन की कैलकुलेशंस बहुत हैं जो मैं फॉलो करता हूं, वो आपको पता नहीं है, इसलिए मैं जेमिनी ज्योतिष पे कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी बात, लेट, अब अर्ली मैरिज के कॉम्बिनेशन आपको पता हो या ना पता हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि लेट मैरिज के अगर आपको कॉम्बिनेशन पता होंगे तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। अर्ली मैरिज के पता हो ना पता हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं राव साहब की रिसर्च से और अपने कुछ ऑब्जर्वेशन से आपको लेट मैरिज के कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूं। लेट मैरिज का पहला कॉम्बिनेशन, अगर कुंडली में 7th हाउस या 7th लॉर्ड 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है, पाप ग्रह यानी शनि, मंगल, राहु, केतु। सूर्य को इतना पाप मत माने, शनि, मंगल, राहु, केतु आई टेक हार्डकोर मेलेफिक्स। अगर इन पाप ग्रहों से 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रह आपके सप्तम घर या सप्तम घर के स्वामी को मतलब एसोसिएट हो रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, युति में है, तो लेट मैरिज होगी। लेट मैरिज आज के टाइम में 30 या 30 की उम्र के बाद। लड़कों के लिए तो मैं नहीं जानता, पर लड़कियों के लिए 30 इज वेरी लेट जहां तक मैंने अभी तक देखा है। 35-36 तक भी जा सकता है। सो लेट का मतलब आप लेट ही लेके चले। 7th हाउस का स्वामी पाप कर्तरी योग में हो, 7th हाउस पाप कर्तरी योग में हो, शुक्र पाप कर्तरी योग में हो, लेट मैरिज। शुक्र 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो, लेट मैरिज। जैसे कि शुक्र शनि मंगल से पीड़ित हो गया, शुक्र राहु मंगल से पीड़ित हो गया, इस तरह 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित शुक्र, लेट मैरिज। शुक्र शनि के साथ युति में है लगन या नवमांश कुंडली में, या नवमांश कुंडली में शुक्र शनि की राशि मकर या कुंभ में बैठा है, या शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ रही है नवमांश में, लेट मैरिज। तो शुक्र का शनि के नवमांश में जाना, शुक्र का शनि के साथ युति में होना, शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि होना लगन नवमांश में, लेट मैरिज। सप्तम घर पाप कर्तरी योग, लेट मैरिज। शुक्र या सप्तम घर का स्वामी मृत्यु भाग डिग्रीज में, लेट मैरिज। फीमेल की कुंडली में मंगल का पाप पीड़ित होना, मंगल का 2 या 2 से ज्यादा ग्रहों से पाप पीड़ित होना, लाइक शनि, राहु, केतु, लेट मैरिज। लड़की अगर मांगलिक हो, मंगल दोष हो और साथ में पाप ग्रहों से पीड़ित हो, लेट मैरिज। सो लड़की की कुंडली में मंगल ग्रह का पीड़ित होना विल ट्रिगर लेट मैरिज। सिमिलरली अगर, अब मैं आपको सबसे स्नैपशॉट एक सूत्र बताता हूं, अगर आपका बर्थ टाइम एक्यूरेट है तो, अगर आपके नवमांश के लगन या सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है, लेट मैरिज। अगर आपके नवमांश के लगन या सप्तम घर में राहु केतु बैठे हुए हैं, लेट मैरिज। नवमांश के लगन या सप्तम में राहु केतु का प्रभाव है, लेट मैरिज। नवमांश के लगन या सप्तम में शनि बैठा है, लेट मैरिज। और तीसरा योग, अगर आपका नवमांश का लग्नेश या 7th लॉर्ड नीच हो गया है, या नवमांश का लग्नेश और 7th लॉर्ड 6, 8, 12 घरों में चला गया है, लेट मैरिज। सिमिलरली अगर लगन कुंडली का 7th लॉर्ड नीच है, या लगन कुंडली का 7th लॉर्ड 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित है,
या लगन कुंडली का 7th लॉर्ड 6, 8, 12 घरों में चला गया है, 6, 8, 12 में चला गया है और पाप ग्रहों से पीड़ित है, लेट मैरिज। तो 7th लॉर्ड का 6ठे, 8वें, 12वें घर में जाना लगन कुंडली के एस्पेक्टेड बाय पाप ग्रह, लेट मैरिज। नवमांश में कंडीशन होना, लेट मैरिज। अब आप कहोगे कम से कम 12 या 13 सूत्र दे दिए, बिल्कुल सही। आप ये देखें कि इन 12-13 सूत्रों से लगन और नवमांश कुंडली दोनों में, चाहे 7th लॉर्ड की नीच की स्थिति हो, 7th लॉर्ड 6, 8, 12 में हो, 7th लॉर्ड मृत्यु भाग में हो, 7th हाउस पाप कर्तरी में हो, शुक्र पाप कर्तरी में हो, शुक्र या 7th हाउस 7th लॉर्ड में 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव हो, आप ये देखें कि आपकी कुंडली में कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं। जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे उतना ज्यादा डिले होगा, जितने कम कॉम्बिनेशन होंगे उतना कम डिले होगा। एक ज्यादा कॉम्बिनेशन है तो शादी हो सकता है 34, 35, 36 की उम्र में हो। ज्यादा कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है शादी 34, 35, 36 की उम्र में हो। कम कॉम्बिनेशन है, हो सकता है 30 के आसपास शादी हो जाए। मतलब मिक्स कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन का प्रभाव है तो हो सकता है 32-33 में शादी हो। आपको लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन याद करने पड़ेंगे, अर्ली मैरिज का आप रहने दो। चाहे लेट मैरिज आइडेंटिफाई हो गई तो अर्ली तो है नहीं, अगर लेट मैरिज कुंडली में आइडेंटिफाई हो जाता है तो अर्ली मैरिज तो है नहीं कुंडली में। तो सबसे मेन आप ये काम करें। अब आपको इन कॉम्बिनेशन का यूज करके, हाँ उससे पहले एक और बात, एक एक्सेप्शन याद रखना, एक एक्सेप्शन याद रखना कि यही कॉम्बिनेशन 2 शादी या डाइवोर्स के भी हैं, यही कॉम्बिनेशन 2 शादी या डाइवोर्स के भी हैं। तो एक एक्सेप्शन ऐसी याद करना कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपको किसी की कुंडली में दिखें, ज्यादा हो और आप उस जातक को प्रेडिक्शन दो कि लेट मैरिज होगी लेकिन उसकी अर्ली मैरिज हो गई होगी, तो ऐसी स्थिति में 2 शादी के योग बन जाएंगे। सच अ पर्सन विल गेट मैरिड ट्वाइस, आप ये भी पूछ लेना। तो अगर ये कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में हैं, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में हैं, तो ज्यादातर तो ये लेट ही मैरिज देंगे, 35-36 की उम्र के आसपास या 30 की उम्र के आसपास, डिपेंडिंग कितने ज्यादा एप्लीकेबल हैं कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा डिले होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अर्ली मैरिज होगी, तो सच अ मैरिज विल एंड अप इन फेलियर या 2 शादी के योग बन जाएंगे। और इसके लिए जो मैंने आपको नवमांश कुंडली के कॉम्बिनेशन बताए वो सबसे ज्यादा ध्यान रखना, चाहे नवमांश के लगन में शनि हो, नवमांश के लगन में राहु केतु हो, नवमांश का लग्नेश 7th लॉर्ड नीच हो, नवमांश का लग्नेश 7th लॉर्ड 6, 8, 12 में हो, या शुक्र का शनि के नवमांश में जाना हो, या शुक्र शनि से पीड़ित हो नवमांश में, 2 शादी के योग बन जाएंगे। अगर अर्ली मैरिज हुई तो ऐसे केस में रेमेडी क्या है, उपाय क्या है? तो ऐसे केस में रेमेडी उपाय ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं, हमारे ज्यादातर जो ज्योतिष देते हैं, तो ये उपाय देते हैं कि लेट शादी करो भैया, डू लेट मैरिज। जितना लेट शादी करोगे उतना अच्छा है कि कुंडली का खराब दोष डिले की फॉर्म में निकल गया। अब डिले वाले को भी दिक्कत है, एक जातक की शादी 35 की उम्र में हो रही है, वो भी परेशान है, दूसरे की 25 की उम्र में होके डाइवोर्स हो गया, वो भी परेशान है, जो 35-40 तक जिसकी शादी ही नहीं हो रही है, रिश्ता बार बार टूट जा रहा है, कैंसिल हो रहा है, वो भी परेशान है, जिसका 25 में शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, वो भी परेशान है। तो बेटर ये है कि कुंडली का खराब दोष डिले की फॉर्म में निकल जाए, वो परेशानी आप लोग भी सहन कर पाओगे। सिमिलरली कोई जॉब लगा ही 35 की उम्र में, अब सरकारी जॉब लग गया, लेकिन फायदा क्या है, वो भी परेशान है कि 35 की उम्र में जाके मैंने कमाना शुरू करा। किसी ने 22 की उम्र में यूपीएससी निकाला, लेकिन 30 की उम्र में जेल जाना पड़ा, घोटाला हो गया, तो वो आदमी भी परेशान है। तो एफ्लिक्शन तो किसी भी वे में इंपैक्ट कर सकता है, वो डिले भी दे सकता है, वो प्रॉब्लम भी दे सकता है। लेकिन मैरिज के केस में कहूंगा अगर ऐसी एफ्लिक्शन हो तो लेट शादी करो, कम से कम कुंडली का खराब दोष डिले की फॉर्म में निकल जाए, ऐसा ना हो कि वो आपको 2 मैरिज के योग बना दे। परसों ये कुंडली देख रहा था, सप्तम घर का स्वामी बृहस्पति है, सप्तम घर का स्वामी बृहस्पति मिथुन लगन है, तीसरे घर में जाके बैठा है। तीसरा घर बृहस्पति के लिए हो गया मारण कारण स्थान, तीसरा घर बृहस्पति का मारण कारण स्थान है, 12वां घर सूर्य के लिए मारण कारण स्थान है, 8वां घर चंद्रमा के लिए मारण कारण स्थान है। तो इस तरह हर ग्रह का मारण कारण स्थान आपको पता है। तीसरे में बृहस्पति मारण कारण स्थान में चला गया, युति में किसके साथ है, शनि मंगल के साथ युति में है। 2 पाप ग्रह हैं बृहस्पति को
अफ्लिक्ट कर रहे हैं। सेवेंथ लॉर्ड 2 पाप ग्रहों से पीड़ित है। ऑब्वियसली द पर्सन विल हैव लेट मैरिज। जातक की शादी 38 की एज में हुई, लेकिन 38 की एज में शादी होने के बावजूद डाइवोर्स हो गया और उसके बाद 42 की एज के आसपास फिर से दूसरी मैरिज हुई। मिथुन लगन की कुंडली होगी। बृहस्पति इज इन दी 3rd हाउस, सिंह राशि। शनि भी वही है सिंह में, मंगल भी सिंह में ही है। तो आप ईयर कैलकुलेट करना, शनि सिंह में कब था। ओके, सो सच पर्सन क्लेम्ड ही गॉट मैरिड एट वेरी लेट एज, अराउंड 37-38। वो शादी टिकी नहीं, डाइवोर्स हो गया, उसके कुछ टाइम बाद दूसरी शादी हो गई। सच वॉज द टाइमिंग। तो इस तरह से ये योग काम करते हैं। अब आप कहोगे इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या? तो भैया इस इंफॉर्मेशन का बहुत फायदा है। अर्ली मैरिज के कॉम्बिनेशन को याद मत करना, फायदा नहीं होगा। लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन को याद कर लो। लेट मैरिज अगर कुंडली में आइडेंटिफाई हो गई, पता लग गया कि इतने ज्यादा योग मेरी कुंडली में मैच होते हैं, तो मेरी तो शादी भैया 32, 33, 35 इस एज के आसपास होगी या 30 के बाद होगी। तो 30 की उम्र से पहले चाहे 7th लॉर्ड की दशा आए, चाहे गुरु का गोचर शुक्र पे हो, चाहे गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर D9 में हो, चाहे गुरु विवाह सहम पॉइंट पे ट्रांजिट करे, चाहे आपकी 7th लॉर्ड की दशा हो, चाहे आपके D9 के 7th लॉर्ड की दशा हो, चाहे सैटर्न का गोचर वीनस पे हो, चाहे राहु का गोचर वीनस पे हो, भैया शादी नहीं होगी। अफेयर हो सकता है, रिलेशनशिप होगा, लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा। एंगेजमेंट तक बात पहुंच सकती है, लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो अगर आइडेंटिफाई हो गया कि कुंडली में लेट मैरिज का योग है, तो मैं तो क्या करता हूं, मैं 30 के उम्र के बाद ही देखता हूं कि कब जातक को 7th लॉर्ड, D9 के 7th लॉर्ड की दशा आ रही है, कब बृहस्पति 30 की उम्र के बाद शुक्र से कनेक्ट हो रहा है, या D9 में शुक्र या 7th लॉर्ड से बृहस्पति कनेक्ट हो रहा है ट्रांजिट में, कब सैटर्न वीनस पे ट्रांजिट कर रहा है। तो ये सब चीजें जो भी ट्रांजिट है, मैंने इस पे काफी वीडियो बना रखी है। ओके, इस पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये सब टेक्निक्स अप्लाई करना 30 की एज के बाद, फिर देखना वो कब आता है, उस एज में शादी होगी। 30 से पहले आप जितनी बार प्रेडिक्शन दोगे उतनी बार गलत होगा, उतनी बार नेगेटिव प्रेडिक्शन जाएगी और क्लाइंट बार बार आके बोलेगा प्रेडिक्शन गलत थी, 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, D9 के 7th लॉर्ड, दिस एंड दैट, इसकी दशा चल रही थी, शादी तो नहीं हुई भैया। आप बोलोगे नॉलेज तो मैं अपनी पूरी लगा रहा हूं, जो टेक्निक्स हैं, जुपिटर का ट्रांजिट है, हर चीज अप्लाई कर रहा हूं, शादी क्यों नहीं हो रही है? आप भी कंफ्यूज, क्लाइंट भी कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि उसके चार्ट में लॉक लग गया है, वो 30 की एज से पहले शादी नहीं होने देगा। उसके बाद दशा ट्रांजिट अप्लाई करो, जब उसमें एप्लीकेबल होगा, जब वो जुपिटर वीनस से कनेक्ट हो जाए, या जो भी मैंने आपको ट्रांजिट पढ़ाए हैं मैरिज के D9 वाले, जो एक वीडियो मैंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड मैरिज पे डाली थी, कम्युनिटी टैब पे भी शेयर करी है, भृगु नाड़ी चंद्रकला नाड़ी से जो श्लोक हैं मैरिज के, वही श्लोक अप्लाई करने हैं, देखना टाइमिंग एक्यूरेट आएगी। सो ये फाउंडेशन है ज्योतिष का, ये योग ज्योतिष की फाउंडेशन है, और यहां से ज्योतिष सीखना शुरू करनी चाहिए। बाकी काफी लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप रील्स नहीं डाल रहे हो, तो मैं कैसे ये सब चीजें इंस्टाग्राम पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा लोगों को? जुपिटर ओवर वीनस बता दूंगा, लेकिन ये रह जाएगा। ये मैं टेक्निक अपने स्टूडेंट्स को काफी बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन वो भी इग्नोर कर देते हैं, हमसे खुद इग्नोर हो जाती है इतना प्रैक्टिस के बावजूद। दूसरा, काफी लोग ज्योतिष सीखने का पूछ रहे होते हैं मेरे से। देखो, अभी फिलहाल तो मेरे पास एक रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें मैंने प्रिडिक्टिव कोर्स है पूरा प्योरली। जिन्होंने लिया है आप उनसे फीडबैक लीजिएगा, दे विल टेल यू मोर। इट्स अ ब्रिलियंट कोर्स ऑन स्नैपशॉट प्रिडिक्शन। आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आई विल शेयर यू द डिटेल्स फॉर द कोर्स, पर सिर्फ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं फॉर परचेज। रही बात लाइव कोर्स की, तो हमारा एक कोर्स पेंडिंग है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे और इवेंट की एग्जैक्ट डेट निकालने पे। इवेंट की एग्जैक्ट डेट और BTR एक ही कोर्स में कंबाइन होगा। उस कोर्स का मैंने वैसे तो वेबिनार प्लान करा है 3 दिन का, लेकिन स्टूडेंट्स की कमी के कारण मैं उसको कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर आज की वीडियो देख के भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो प्लीज मैसेज करें एक बार, स्टूडेंट्स का मेरे पास मतलब एक बैच हो तो मैं कोर्स कराऊं भी, वरना फायदा नहीं है। तीसरा, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ज्योतिष सीखे कैसे। देखिए,
अगर ज्योतिष सीखनी है तो पेन पेपर तो मत पकड़ना। जिन्होंने भी ज्योतिष में पेन पेपर पकड़ा है वो कभी ज्योतिष नहीं बन पाएंगे। हाँ, पेन पेपर पकड़ो अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है तो। आप इतने स्कॉलर हो कि आपको संस्कृत आती है, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है, तमिल आती है, आपको डिफरेंट लिपीज आती हैं, तो आप पेन पकड़ो, कॉपी पकड़ो, ट्रांसलेट करो। इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन ज्योतिष की कम्युनिटी के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तो किसी को आता नहीं है, ना कोई करने में इंटरेस्टेड है, ना ही लोगों के पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो आप पेन पेपर किस लिए पकड़ते हो? तो आप पेन पेपर इसलिए पकड़ते हो कि मैं अगर आपको कोई टेक्निक पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हो। अब मेरा ये मानना है, जिस चीज़ के लिए पेन पेपर पकड़ना पड़े या जिस चीज़ के नोट्स बनाने पड़े, या तो हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या हमारी मेमोरी उस लेवल की नहीं है कि वो चीज़ हम ग्रास्प कर पा रहे हैं। मुझे एक एस्ट्रोलॉजर की बात याद आती है। उन्होंने मुझे बात बताई थी कि तुम्हें कभी भी एस्ट्रोलॉजी की बेस्ट प्रिडिक्टिव टेक्निक्स, बेस्ट सूत्र कभी भी किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे या कभी भी किसी भी नोट के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर की बेस्ट सूत्र, बेस्ट टेक्निक्स उसके दिमाग में होती है। वो उसके दिमाग में होती है, वो उसके दिमाग के साथ ही चली जाएंगी। सो इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट नॉलेज फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर, लिसन टू हिम एंड सी कि वो प्रेडिक्शन कैसे करता है। सो जो भी ज्योतिष की डीप नॉलेज है, वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर कोई भी हो सकता है, आपको उनके दिमाग में वो मिलेगी। के.एन. राव जी हो गए, और वो आपको खुद कैच करना पड़ेगा, और ये वही कैच कर पाएगा जिसको नॉलेज होगी। पेन पेपर पकड़ के नोट्स बनाना, देखिए आज तक मैंने ज्योतिष में शायद से कभी कोई नोट्स नहीं बनाए होंगे, नेवर। एक आध कोई पेज लिखा हो तो आई डोंट रिमेंबर। मैं कभी भी हार्ड कॉपी बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ पीडीएफ्स पढ़ता हूँ। कभी भी मेरी वीडियो की आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। मेरे पास 5 घंटे भी होंगे, मैं 5 घंटे प्रिडिक्टिव टेक्निक्स बैक टू बैक आपको दे दूंगा, क्लासिकल रेफरेंस के साथ, क्लासिकल बुक्स के साथ, चैप्टर के साथ, विदाउट लुकिंग एट द बुक। तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंटरेस्ट है और मैंने उस चीज को फॉलो करा है एज अ पैशन। सो आई रिक्वेस्ट ऑल दी लर्नर्स, अगर आप सीख रहे हो तो सुनने में ध्यान दें। सुनते सुनते आपके जो भी नोन के चार्ट्स हैं, आपके जो भी दिमाग में चार्ट सेव्ड हैं आपके बैक ऑफ द माइंड, उनमें टेक्निक्स अप्लाई करें। जैसी टेक्निक अप्लाई होगी आपको टेक्निक याद हो जाएगी। आपके दिमाग में किसी का चार्ट होगा, 7वें घर में 3 पाप ग्रह हैं, डाइवोर्स या 2 शादी या एक्सट्रीमली लेट मैरिज, तो आपको एकदम से टेक्निक याद हो जाएगी। अच्छा यार, मेरे उस रिलेटिव या उस जानने वाले की कुंडली में 7वें घर में 3 पाप ग्रह हैं, तो उसकी या तो 2 शादी हुई है या एक्सट्रीमली लेट मैरिज हुई है। आप टेक्निक सुनो, इमीडिएटली अपने दिमाग में चार्ट्स रन करो और अप्लाई करो। अगर आप इस तरह अप्लाई करोगे, आपको हर एक टेक्निक बिना लिखे, बिना पढ़े, बिना दूसरी बार सुने वो याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो काम नहीं बनेगा। सो दैट्स द राइट वे टू लर्न। यू लिसन, अप्लाई इट इन द माइंड एंड यू लर्न इट ऑटोमेटिकली। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, डोंट मेक एनी नोट्स। ओके, सो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। इस तरह हम करियर के लिए भी प्रेडिक्शन वीडियो लेके आएंगे। अर्ली करियर, डिलेड करियर, अर्ली सक्सेस, लेट सक्सेस, छोटी जॉब्स आदमी करेगा या हाई प्रोफाइल जॉब्स आदमी करेगा, स्किल्ड होगा, अनस्किल्ड होगा, अपने काम में सक्सेस पाएगा, फेलियर पाएगा, वो सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। बाकी जिनको कंसल्टेशन चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड दोज हु वांट टू गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द कोर्स, दे कैन गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द कोर्स। सो थैंक यू सो मच, बाय।